कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश के क्षेत्र, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स का, भौतिकी का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश का क्षेत्र आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 12 क्लास के हैं। और जो बच्चा इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे 2024 में, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। और आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर किया कीजिए। तो चलिए आज हम लोग अपने बेसिक से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करें, आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करें, ताकि हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे और ज़रूर अच्छा नंबर ले आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक आता है स्थिर वैद्युतकीय। स्थिर वैद्युतकीय किसे कहते हैं? इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतकीय कहते हैं। इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतकीय कहते हैं। अब दूसरा आता है कि आवेश हमारा दूसरा नंबर टॉपिक है। जो आवेश किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको इस चैप्टर में ये जानने को मिलेगा कि आवेश, इसमें बार बार क्योंकि यूज होगा ये टर्म कि आवेश क्या है। तो सबसे पहले समझ लें कि आवेश है क्या। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है, आवेश कहलाता है। अन्य शब्दों में आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय हो जाती है, उसे आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक कूलाम्ब है। जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं कूलाम्ब को। C से डिनोट करते हैं कूलाम्ब को। और अब आता है मात्रक। अन्य मात्रक भी है इसका क्या? तो हाँ है। तो अन्य मात्रक क्या है? अन्य मात्रक में देखिए, ये जो है 1ESU लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके बराबर होता है एक स्टेट कूलाम्ब, और एक स्टेट कूलाम्ब बराबर होता है 1/3 × 10⁹ कूलाम्ब या फ्रैंकिन। इतना फ्रैंकिन है, जो कि फ्रैंकिन जो है CGS यूनिट में है। और एक EMU, जिसको हम लोग कहते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो बराबर होता है 1 eV कूलाम्ब के, यानी 10 कूलाम्ब के। और एक फैराडे, जिसके बराबर होता है 96,500 कूलाम्ब। एक फैराडे के बराबर होता है 96,500 कूलाम्ब, एक फैराडे के बराबर होता है। ये सबसे बड़ा मात्रक है। अब आता है आवेश के प्रकार। तो आवेश 3 प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, एक उदासीन वस्तु जिस पर किसी प्रकार की चार्ज नहीं है। तो धन आवेश किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। ऋण आवेश, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है।
अब आप लोग समझते नहीं होंगे। जैसे देखिए ये कोई एटम है, ये कोई मान लीजिए ये कोई ऐसे ऐसे करके एटम है, ये एटम है और ये एटम है। और अगर इसके तरफ इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी नाचता होगा। ये इसका न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस, ये हमारा एक पूरा एटम हो गया और ये इलेक्ट्रॉन सब चक्कर लगा रहे हैं। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया और इस पर जो इसमें जुड़ गया तो ये फिर ऋण आवेश हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अगर यहीं इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए, बाहर निकल जाए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब धन आवेश हो गया, क्योंकि इसमें जो है इसमें प्रोटॉन रहता है जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक चला जाएगा तो प्रोटॉन एक तो उसके तुलना में बराबर करने के लिए कोई नहीं है, तो अधिकता हो गई यानी धन आवेश हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया यानी निगेटिव चार्ज आ गया, यानी ऋण आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज का होता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, वो जो है न्यूक्लियस में रहता है। अब जो है एक आता है उदासीन वस्तु। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हो तो उसे उदासीन वस्तु कहते हैं। अब आगे किसी वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश उत्तरदायी होता है। सही बात है कि इलेक्ट्रॉन के वजह से ही ऋण आवेश और धन आवेश बनता है। किसी वस्तु को धन आवेश देने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अतः उतने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान में कमी आ जाती है। सही बात है। किसी वस्तु को ऋण आवेश देने पर उसमें इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, जैसे अभी आप लोगों को हम समझाएं, अतः उसके द्रव्यमान में उतने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि हो जाती है। अब है समान प्रकृति यानी सजातीय के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति यानी विजातीय के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। सही एकदम। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर यहीं जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। विपरीत चार्ज का है तो एक दोनों को आवेश करेगा। ये विपरीत आवेश का है, ये सेम आवेश का है तो दोनों ये प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा। एक आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है, इसीलिए आकर्षण को आवेशन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब है एक आवेशित वस्तु दूसरी समान प्रकृति के आवेश को ही प्रतिकर्षित करेगी, अतः प्रतिकर्षण को आवेशन का प्रमाण माना जाता है। प्रतिकर्षण को आवेशन का प्रमाण माना जाता है, लेकिन आवेशन को आकर्षण का प्रमाण नहीं माना जाता। ये बात याद रखने वाली बात है कि प्रतिकर्षण को आवेशन का प्रमाण माना जाता है, लेकिन आकर्षण को आवेशन का प्रमाण नहीं माना जाता है। आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के समकक्ष होने पर द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। यहाँ पर आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से ये -m बराबर m0/√1 - v²/c² है। अब यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि m क्या है, m0 क्या है।
तो यहाँ पर m नोट जो m और 0 से दर्शाया जाता है वो विराम द्रव्यमान को बता रहा है। m जो है वो गतिक द्रव्यमान को बता रहा है। v जो है वस्तु का वेग बता रहा है। c जो है वो प्रकाश का वेग बता रहा है। क्योंकि अब यहाँ से जैसे ये हो गया फॉर्मूला, उसके बाद बता रहा है क्योंकि आवेश किसी वस्तु का गुण है, अतः बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। जैसे न्यूट्रॉन ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसका द्रव्यमान है। इसका एक उदाहरण है कि जो है कोई आवेश अगर किसी पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है अगर आवेश नहीं है तो द्रव्यमान भी नहीं है। ये अति संभव नहीं है। अगर किसी पर आवेश नहीं है तो ये हो सकता है कि उसका द्रव्यमान हो, अगर किसी का द्रव्यमान ही नहीं है तब वो निश्चित है कि उसका आवेश भी नहीं होगा। अब है किसी वस्तु के आवेशन एवं आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के लिए स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रॉनदर्शी का प्रयोग किया जाता है। जैसे रदरफोर्ड जे थॉमसन साहब ने किए थे इलेक्ट्रॉनदर्शी का प्रयोग, उसी प्रकार किया जाता है। अब है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, जबकि आवेशित कणों को नष्ट या उत्पन्न किया जा सकता है। युग्म विनाश एवं युग्म उत्पादन भी दो ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं जिसमें द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षित नहीं रहते, परंतु आवेश संरक्षित रहता है। अब युग्म विनाश को समझे। युग्म विनाश क्या है? युग्म विनाश एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन जो E+ होता है के नष्ट होने से गामा तरंगे निकलते हैं। गामा का चिन्ह ये होता है अल्फा, बीटा और गामा, ऐसे अल्फा बीटा गामा। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन होना चाहिए के नष्ट होने से गामा तरंगे निकलते हैं। इसमें द्रव्यमान नष्ट होता है, जबकि ऊर्जा उत्पन्न होती है, परंतु आवेश संरक्षित रहता है। अब यहाँ पर दो टर्म का यूज किया गया था, एक युग्म विनाश और एक युग्म उत्पादन। अब युग्म उत्पादन क्या होता है इसको समझे। गामा फोटोन के रूप में ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होता है। इसमें ऊर्जा गामा ऊर्जा तथा द्रव्यमान। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है गामा फोटोन नष्ट होती है तथा द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं, परंतु आवेश इसमें भी संरक्षित रहता है। उसके लिए यहाँ पर चित्र में समझाया गया है। अब हमारा ये टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या है समझिए। क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश को मनचाहे ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। यह निश्चित मान इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश को इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी वस्तु पर आवेश 1+1 या -1 +2 या -2 यानी एक नेचुरल नंबर के रूप में ही होगा।
ही हो सकता है, जबकि ±2/3 इलेक्ट्रॉन, 0.2 इलेक्ट्रॉन आदि आवेश संभव नहीं है। यदि किसी वस्तु में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है तो उस वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये फार्मूला है। अब आगे, किसी वस्तु को आवेशित करना। किसी वस्तु को निम्नलिखित 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। पहला तरीका घर्षण द्वारा, दूसरा तरीका चालन द्वारा, तीसरा तरीका प्रेरण द्वारा। अब ये क्या है? तो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो उनके बीच में जो मतलब उनके आवेश के परिणाम, जैसे ये दोनों बिंदु है और इस दोनों बिंदु के बीच आवेश के परिणाम के गुणनफल, इस आवेश के परिणाम के गुणनफल और जो है इसके दूरी जितना, अगर मान लीजिए कि इस दोनों के बीच की दूरी r है तो इसके r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r²। और तब इसको अगर गुना करेंगे तो f बराबर एक कांस्टेंट आएगा जिसको a लिखा जाता है। कांस्टेंट f बराबर a, जो यहाँ पर ये साइन को हटाने के बाद आया है, ये एक कांस्टेंट है, नियतांक है हिंदी में बोले तो। और Q1 Q2/r²। और यहाँ पर a का मान जो होता है वो होता है 1/4πe0। यहाँ पर a का मान यही है। और ये Q1 Q2/r², यानी f का फार्मूला हो गया f = 1/4πe0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है परावैद्युतांक एवं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसको समझते हैं हम लोग। अब 1 मिनट। हाँ, अब हम लोग इसको समझते हैं कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे ER या K से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये K बोलें या फिर ER बोलें, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। और ER बराबर होता है E/E0। यह एक अनुपात है, अतः इनका कोई मात्रक एवं विमा नहीं होगी। ये आपको अच्छा से ख्याल रखना है कि यह एक अनुपात है, रेशियो है, इसका कोई जो है मात्रक और विमा नहीं होगा। किसका? परावैद्युतांक या अपेक्षिक वैद्युतशीलता। या तो ये बोलिए या तो ये बोलिए, दोनों बात एक ही है। इसका विमा और मात्रक नहीं होगा। के का मान सदैव 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है, क्योंकि यह नियतांक है। निर्यात के लिए इसका मान 1 होता है। निर्यात के लिए धातु के लिए इसका मान अनंत होता है। जल के लिए इसका मान 80 होता है, 80 होता है। किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल तथा निर्वात में लगने वाले बल का अनुपात यानी F मीडियम और F एयर यानी हवा में और उस मीडियम में बराबर 1/K। और इसका फार्मूला ये निकल के आता है। अतः किसी माध्यम में बल सदैव निर्वात की तुलना में कम होता है। आई थिंक यहाँ पर निर्वात होना चाहिए, यहाँ पर शायद
मिस्टेक हो गया है। निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, यहाँ पर निर्वात होना चाहिए, निर्यात हम बोल रहे थे तब से गलत था। तो अतः किसी माध्यम में बल सदैव निर्वात की तुलना में कम होता है। तो आप आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। अगले कक्षा में इससे आगे हम पढ़ेंगे जिसमें होगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम अपने से पहले नोट बना के उसके बाद आपको समझाने की कोशिश किए हैं। आप लोग ज़रूर देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझते हैं कोई चीज़, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें, जय हिंद, फिर मिलेंगे।